नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आज सुबह होगी बड़ी बहस। दरअसल जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शैला राशिद एक बार फिर से विवादों के तूफान में फंस गई हैं। इस बार आरोप उनके घर के भीतर से लगे हैं। आरोप लगाए हैं पिता ने बेटी पर देश विरोधी होने से लेकर विदेशों से फंडिंग और जान से मारने की धमकी का आरोप जड़ा है। लेकिन जवाब में शैला ये कह रही हैं कि यह बदले की भावना से उठाया गया कदम है। देखिए, मुझे इतना सारा पता नहीं है क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकला। टुकड़े गैंग में शामिल होने का आरोप पहले से झेल रही जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद पर इस बार बड़ा इल्जाम है, क्योंकि इस बार आरोप उनके पिता ने ही उन पर जड़ा है। शैला के पिता के मुताबिक 2017 में जेएनयू छात्र संघ की राजनीति को छोड़कर शैला कश्मीर के एंटी नेशनल मूवमेंट से जुड़ गई। सारा खेल पैसे का है। शैला को यूएस में बैठे कुछ अलगाववादी फंडिंग करते हैं। कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए। शैला के पिता ने बेटी पर संगीन इल्जाम जड़ते हुए 3 करोड़ के पैकेज का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने खुद ठुकराया था। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। अपनी बेटी को देश विरोधी बताकर शैला के पिता ने डीजीपी को चिट्ठी भेजी है और शैला से जान का खतरा बताते हुए खुद के लिए सुरक्षा भी मांगी है। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया। आरोप के मुताबिक देश विरोधी गतिविधि में शैला ने अपने साथी, अपनी मां, अपनी बड़ी बहन और बॉडीगार्ड को भी शामिल कर रखा है। लेकिन अपने पिता के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए शैला ने उन पर ही गंभीर आरोप जड़ दिए। शैला ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। हम परिवार के करीबी की मौत का मातम मना रहे हैं। इस घड़ी में मेरे पिता द्वारा मेरी मां और मेरी बहन के विरुद्ध बेबुनियाद और झूठे इल्जामों से बहुत दुखी हूँ। ये हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूँ। तथ्य ये है कि पिता के खिलाफ कोर्ट में मैंने, मेरी मां और मेरी बहन ने घरेलू हिंसा का केस किया था। पिता का आरोप इसी की प्रतिक्रिया। खिलाफ पहले से देशद्रोह, नफरत और अफवाह फैलाने की धाराओं में केस दर्ज है। अब पिता की शिकायत पर शैला के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, यानी नए विवाद में फंस गई है शैला। दिलजी भट्ट और श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। शैला राशिद से विवादों का कोई सिरा आकर जुड़ा हो, ये अपने आप में कोई पहला अवसर नहीं है। लेकिन इस बार आरोप लगाने वाला शख्स कोई और नहीं है, बल्कि शैला राशिद के पिता हैं। और इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल रशीद शोरा साहब जुड़ गए हैं, अब शैला राशिद के पिता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ आ गए और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शोरा साहब, मैं आपका ही रुख करूंगी। जो आरोप आपने अपनी बेटी पर लगाए हैं वो सिर्फ सनसनीखेज नहीं है, वो देश के संबंध में भी बहुत गंभीर आरोप हैं। आपको कब पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि इस तरह की गतिविधियों में शैला इन्वॉल्व्ड है? देखिए, मैंने बहुत बार ये रिपीट भी किया, आपको भी बता रहा हूँ कि पहले शैला से पूछा जाए कि अगर ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी तो इसका अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में कूदने का मतलब क्या है। पहले तो ये वजाहत करे शैला, ठीक है। इसका जितना भी सोशल मीडिया पे मटेरियल अवेलेबल है उसको आप भी देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है कि ये किन विषयों पे बात कर रही है, ठीक है जी। अब जब जितनी देर ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी तो उन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं थी। जो ही ये कश्मीर के पॉलिटिक्स में आ गई, उन चीज़ों की अहमियत बढ़ने लगी। इस कारण से बढ़ने लगी कि कश्मीर में इसके लिए कुछ नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए। नहीं, लेकिन अगर ये कश्मीर अपने की आप पॉलिटिक्स में को आना एक कोई अच्छा गुनाह तो नहीं है। इंटेलिजेंट, नहीं गुनाह नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये कह रही है कि मैं रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये अपील की है इसे सुप्रीम कोर्ट में,
ठीक है जी, अच्छी बात है, की है, सबने की है, इसने भी की है, लेकिन पॉलिटिक्स कौन सा चलाना चाहती है ये? देखिए यहाँ का पॉलिटिक्स ये है कि एब्रोगेशन 370 के बाद लोगों ने कहा कि हम कश्मीर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक 370 वापस नहीं आता है तब तक इलेक्शन में उतरने का कोई मुद्दा मकसद नहीं रह जाता है। तो आज देखिए प्रेजेंट सिचुएशन चल रहे हैं, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन चल रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें कूद गए हैं, बड़े बड़े मंत्री, और जो कल तक कह रहे थे, मतलब पार्टियों के चीफ जो है, कल तक जो कह रहे थे कि हम किसी भी पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, वो आज कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को दूर रखने के लिए इन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है। शौरत साहब, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये आरोप बता रहे हैं, शौरत साहब जब ये आरोप आप बता रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप हैं, और मुझे लगता है आप भी ये बात समझते हैं कि जब आपने डीजीपी साहब को चिट्ठी लिख दी है, तो जब आपसे भी कल को ये पूछा जाएगा कि किन आधार पर आपने ये आरोप लगाए हैं, तो या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई अपनी बात को सपोर्ट करते हुए सबूत रखने होंगे ना उनके सामने, क्योंकि इस पर तो उल्टा आप भी घिर सकते हैं कि आपने किन आधार पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताइए देश को, हमारे दर्शकों को। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए ना। जिस पार्टी को इसने फ्लोट किया वो पार्टी है किसकी, उसके पैट्रोनाइजर कौन है, कहाँ से पैसे आते हैं, ये बड़ा देखिए। इन्होंने अपने एक कोर्ट केस जो इसने मेरे ऊपर कोर्ट केस लगाया है, उसमें ये अपने आप को अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर रही है, अपनी बहन को अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर रही है, मेरे से कंपनसेशन डिमांड कर रही है उस केस में। अब इनके अकाउंट्स को आप देख लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, इनके अकाउंट्स को खंगाल लीजिए आप। देखिए आप कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग आ रही है, एक अनएम्प्लॉयड, आपने जो आरोप लगाए, आपने कहा विदेशी फंडिंग मिल रही है, देखिए ना। तो आपको क्या वैसा कोई संकेत मिला, कुछ देखा आपने इस तरह का? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इसकी पार्टी के जो पैट्रोनाइजर्स है उनमें रशीद इंजीनियर है। आपने देखा नहीं, रशीद इंजीनियर ने एमएलगेमेट नहीं किया था जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ, किया था कि नहीं? हेलो जी बोलिए। हेलो जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। उन्होंने एमएलगेमेट नहीं किया था रशीद इंजीनियर की? जी, उन्होंने एमएलगेमेट किया था, दो पार्टियों का एमएलगेमेशन हो गया था। और मैं कह रहा हूं कि मेरी जब पहली मुलाकात हो गई थी शहला के आने से पहले, वो ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर के साथ हो गई थी। तो आपको नहीं लग रहा है कि मैं सीधी बात कर रहा हूं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं? अगर रशीद इंजीनियर का अलायंस फिर जेके जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ हो गया, क्यों हो गया? अगर वो अपनी पार्टी चला रहे थे, अब जब हो गया तो आप भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि कौन लोग हैं जो असल में इस पार्टी को चला रहे हैं, किन बुनियाद पे ये दोनों पार्टियां चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपको जान से खतरा है, आपको शैला रशीद से जान से खतरा है, आप अपनी बेटी से डर रहे हैं, ये सब आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल देखिए ना, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अपने आप को इतनी एडवांस्ड पॉलिटिशियन कहने वाली लड़की, देखो बाप को किस इल्ज़ाम में फंसा रही है कोर्ट में। ठीक है, आप वो केस हिस्ट्री पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्योंकि ये एक्सट्रीम सिचुएशन तब आ जाती है जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रहता है बात करने की अपने बाप के साथ। देखिए मैं इस समय शैला रशीद के ट्वीट्स देख रही हूँ। ठीक है शौरा साहब, इस वक्त मैं शैला रशीद के ट्वीट्स देख रही हूँ, जो बयान उन्होंने अपनी तरफ से रिलीज किया आपके आरोपों के बाद, और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि आप घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व हैं, आप पत्नी को पीटते हैं, आपने बेटियों के ऊपर अत्याचार किए। इनफैक्ट उन्होंने साल 2005 का एक मोहल्ला समिति का स्क्रीनशॉट इसमें लगाया है, और 17 नवंबर 2020 का कोर्ट का ऑर्डर वो बता रही है कि आपको तो कोर्ट ने मना किया है कि आप घर ही नहीं जा सकते। जी। तो वो ये कह रही है कि ये पारिवारिक मसला है और इसका फायदा उठाकर आप बदले की भावना से ये आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए मैं भी कोर्ट में गया, जो एलिगेशंस उन्होंने मेरे ऊपर लगाई थी, मैंने उनका सिटी ऑर्डर लाया कोर्ट से। सेकंड एडिशनल जज ने मुझे रेस्टोर किया घर में विद एन ऑर्डर, जो एसएचओ के नाम था, उसमें एसएचओ को डायरेक्शन दे दी गई थी जज की तरफ से कि इनके डैडी को बाइज्जत
ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोर किया जाए और बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रखा जाए। बाज़ाब्ता उसमें डिमार्केट किया गया है इस लाइन को। वही ऑर्डर लेके जब मैं एसएचओ के पास गया तो एसएचओ को मैंने एज पर ऑर्डर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया, जो कि उन्होंने नहीं किया। मुझे नहीं पता किस इन्फ्लुएंस के तहत उन्होंने नहीं किया। वो आगे चलकर, क्योंकि मैंने डीजी साहब को जो कंप्लेंट लिखी है उसमें एसएचओ का रोल भी मैंने हाईलाइट किया है। तो ये इन बातों को उठाकर असल मुद्दे को ये इस वक्त डाइवर्ट कर रही है। क्या जो कि आपने अपने चिट्ठी में एक लाइन ये भी लिखी थी, जो आपने चिट्ठी लिखी है, मैंने वो पूरे 3 पन्नों की चिट्ठी आपकी पढ़ी, आपने उसमें ये भी लिखा है कि जो शहला के बॉडीगार्ड हैं वो उनके पास जो हथियार हैं वो आपकी तरफ उन्होंने उठा भी दिया था। क्या घर में कोई ऐसी गतिविधि हुई है जिसको आप देशद्रोही मान रहे हैं, जिसके बाद आपने ये शिकायत की है? नहीं, मुझे बता दीजिए। वो बंदा आता है घर में, ये लोग कमरे में बैठते हैं गुपचुप, जहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, तो क्या बाप नीचे बैठ के चुपचाप बैठा रहे और देखता रहे ये सब चीजें? कोई पुख्ता सबूत है क्या शौरा साहब आपके पास? सोचना चाहिए ना, कोई ऐसा पुख्ता सबूत, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा तथ्य, आपको ऐसा फैक्ट जो इस इन्वेस्टिगेशन में अहम सबूत हो सकता है? मेरे साथ देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ कि इसका जो पार्टी के अंदर रोल है, इसकी पार्टी के रोल को देखा जाए, इस पार्टी की बुनियाद को देखा जाए, जो लोग इसके पीछे हैं उनके आप रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, 2 लोग इसकी पार्टी के जो पैट्रोनाइजर 2 है वो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। चलिए, आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ठीक है शौरा साहब, गेस्ट पैनल पर हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संगीत रागी और सायरा शाह हालिम भी जुड़ गई हैं। आप एक्टिविस्ट हैं। सायरा, जो आरोप पिता लगा रहे हैं, यहाँ पर गंभीर बात यह है कि सिर्फ ये एक पारिवारिक मसले के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं वो आरोप देश को लेकर बहुत गंभीर हैं। अगर ये कह रहे हैं कि बाहर विदेशी फंडिंग हो रही है और देश विरोधी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, आरोप लगाने वाला कोई बाहरी नहीं है, राइट विंग नहीं है, पिता हैं। देखिए, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने शहला रशीद के ट्वीट्स पढ़े हैं कल, और ये अभी लगता है कि ये जितने आरोप इनके जो शोरा जी जो लगा रहे हैं बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि उनने बहुत क्लियरली बताया है ये पारिवारिक एक मामला है और वो शुरू से वाइफ बीटर और अब्यूजर रहे हैं। 1995 में भी उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई है और कोर्ट ने भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिए कि वो घर में जो है उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। तो ये एक मौका लग रहा है कि मौका उठा रहे हैं उन पे बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर एक पारिवारिक मामले को लेके अपना जो है सारा झूठा पकाया हुआ ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं, और उनको जरा सी भी शर्म नहीं है कि एक जवान लड़की की पे वो इतने गंदे, इतने घिनौने और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अपना पारिवारिक जो मामले हैं उनको वो स्कोर करने के लिए। सायरा, देखिए, मेरे पास पूरी एक लिस्ट इस वक्त मौजूद है किन किन विवादों में और किस किस तरह के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये ट्वीट्स करती हैं। कभी ये आर्मी के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि 20 कश्मीरी लड़कों को बिना कुछ पूछताछ के घर से बाहर निकाल कर ले गए। कभी ये लिखती हैं कि देहरादून में जो लड़कियां हैं, कश्मीरी लड़कियां, उन पर अट्रॉसिटी हो रही है, देहरादून की पुलिस उनके ऊपर उल्टा FIR कर देती है। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाती हैं शहला रशीद? किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना उनसे। नहीं, बात ये है ना कि ये अभी लोकतंत्र है, ये ऑटोक्रेसी बन गई है। आपकी बात ठीक है, लोकतंत्र में विरोध की जगह सबके लिए है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी चला रही है? कहां से इनके पास ये इनपुट्स आ रहे हैं जिन पे जो बेसलेस होते हैं, जिनको बाद में ये प्रूफ नहीं कर पाती, बाद में उन ट्वीट्स को डिलीट कर देती हैं? क्यों नहीं इनसे ये सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में राइट विंग की तरफ से भी जो है बेबुनियाद और अनफाउंडेड और अनवेरिफाइड और वो सारे ब्लू टिक के वेरिफाइड हैंडल्स। तो शहला रशीद जो गलत बातें लिखती हैं उसका जवाब ये है कि बाकी लोग भी गलत बातें लिखते हैं। अगर कोई अनवेरिफाइड या अनवैलिडेटेड कुछ डाल रहा है तो वो अपोलोजाइज करके डिलीट कर ले। वेरीफाइड प्रोफाइल है इनका। ये दोनों तरफ से लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग नहीं, आप देश की सेना के ऊपर आरोप लगा देंगे, आप किसी राज्य की पुलिस के ऊपर, आप पूरे सिस्टम को गलत बता देंगे, किस आधार पर? कौन सा सबूत है आपके पास? मतलब ये नहीं है ना, वो बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई पारिवारिक मामला चल रहा है
और अपनी बेटी पे एकदम नंगे आके एकदम वो मीडिया के सामने कुछ भी। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ सायरा। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र रैना साहब आ गए हैं फोन लाइन पर। रविंद्र रैना जी, बहुत गंभीर आरोप शहला रशीद के पिता ने उन पर लगाए हैं कि वो जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं वो देश विरोधी हैं, विदेशों से फंडिंग आ रही है कश्मीर को डिस्टैब्लिश करने के लिए। एक्शन क्या होगा यहाँ से, ये बहुत बड़े सवाल है। गैंग है जिसको पाकिस्तानी गैंग कहते हैं, और ये लोग पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की इनको फंडिंग होती है, और इन्होंने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हों या ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, जिसमें शैला रशीद है, जहूर बटाली है, इंजीनियर रशीद है, या कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। एक तरफ तो वो सक्रिय राजनीति में हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर इन लोगों ने मौत का कारोबार कश्मीर के अंदर खोल के रखा हुआ है। शैला रशीद भी उनमें से एक है। इनके पिता ने जो सत्य सारी दुनिया के सामने उजागर किया है, वो आज इनके वो कारनामे हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। रैना साहब, सवाल ये है, पैसे लेकर, ठीक है रैना साहब, सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है सर, सुनिए, सवाल ये है कि एक्शन क्या होगा सर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इससे पहले भी जब इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं, देशद्रोह के केस चल जाते हैं, धाराएं लग जाते हैं, लेकिन सजा के मकाम तक या एक मिसाल कायम करने के मकाम तक तो ऐसे केसेस कभी पहुंचते नहीं है। तो आरोप ये है कि क्या सिर्फ ये एक परसेप्शन बनाया जाता है, सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है, या वाकई इसमें एक्शन होता है? ये जम्मू कश्मीर की जनता की आंखें खुल गई हैं। ये सब पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान से पैसे लेकर इन्होंने मौत की दुकानें कश्मीर के अंदर सजा के रखी हैं। इतने गंभीर आरोप है तो एक्शन क्या होगा सर? सवाल ये है, इतने गंभीर आरोप है तो एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा सर? कार्रवाई चलेगी। आप देखना, इनके लिंक सीधा पाकिस्तान, ISI, हाफिज सईद, अजहर मसूद, उन लोगों के साथ सीधा इनके लिंक्स हैं। इनके लिंक पाकिस्तान की आर्मी के साथ है, और ये जम्मू कश्मीर की बर्बादी करना चाहते हैं। लेकिन इनकी किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद रैना साहब आपका। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कश्मीर में किसी भी तरह के अलगाववादी तत्व या कश्मीर की जमीन को जो लहूलुहान करने की कोशिश करेंगे, ऐसे तत्वों को पनपने नहीं दिया जाएगा। और जो आरोप शैला रशीद पर उनके पिता लगा रहे हैं, ये भी कहना है दूसरे पक्ष का कि सिर्फ इसे एक पारिवारिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। प्रोफेसर संगीत रागी इस पर जवाब। धारा 370 हटने के बाद एक तरफ न्यू कश्मीर के आइडिया के तहत मतदान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शैला रशीद, उनके पिता ने गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के। हमारे साथ गेस्ट पैनल पर इस वक्त शैला रशीद के पिता और बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन विदेशी फंडिंग हो रही है 3 करोड़ की, इस बात का उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा यह भी कहा कि किस तरह से कश्मीर को डिस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए ये जो आरोप हैं ये बहुत गंभीर हैं। क्या सिर्फ इसे एक पारिवारिक विवाद के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब इस प्रकार का आरोप है, और यदि ये मान लिया जाए कि यदि सिर्फ ये सोशल मीडिया में आरोप लगता है, यदि वो सिर्फ प्रेस के साथ वार्ता में इस प्रकार का आरोप लगाते, तब मुझे लगता कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस बारे में पत्र लिखा है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो यदि शैला रशीद आयशा से आती हैं, और आयशा कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को समर्थन देते रहा है, ये सबको जानकारी में है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। शैला रशीद का यदि आप ट्वीट देखेंगे, देहरादून का अभी आपने जिक्र किया, देहरादून के जो डॉल्फिन कॉलेज के अंदर 15-20 लड़कियों के बारे में जिस प्रकार का उन्होंने ट्वीट किया था कि बाहर पब्लिक उनको घेरे हुए है, उनको वहां से बाहर निकालना चाहती है, ऐसे कोई एक आध ट्वीट नहीं है, लगातार सीरीज ऑफ चीजें इस प्रकार के ट्वीट उनके हैं। यदि इसको भी इग्नोर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है एक बात सरकार को जरूर करनी चाहिए कि शैला रशीद के सारे जितने फोन कॉल्स हैं उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस पर शैला रशीद के बैंक अकाउंट्स की जानकारी देश का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किन किन लोगों से वो मिलती हैं, इन दरमियान किन किन लोगों के साथ मिली हैं,
ये इन सारी चीजों पर मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को ध्यान देना चाहिए और इसमें एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। वो टाइम बाय इन्वेस्टिगेशन की जरा। साथ ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएए का प्रोटेस्ट मूवमेंट वगैरह पे जितने लड़कों को उकसाना और एंटी इंडिया जो टिरैड है उसको भी नेतृत्व करने का काम शैला रशीद ने किया था। सीएए का विरोध करना अपनी बात है, लेकिन सीएए के विरोध में भारत विरोधी नारे को अंजाम देना ये और बात है। मुझे लगता है इन सारी चीजों पर गंभीरता से ये करना चाहिए कि उनके बाहर के लिंक्स क्या है पाकिस्तान से, आईएसआई से, जैसा कि हवाला का पैसा भारत के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहस के अब अगले पड़ाव पर हम यहीं से इस बातचीत को शुरू करेंगे कि जो आरोप लगातार ये लग रहे थे कि कश्मीर में एक ब्रिगेड तैयार की जा रही है पैसे देकर वहां के हालात को बिगाड़ने के लिए, इस तरह के आरोप अगर खुद पिता लगा रहे हैं और बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर ये आरोप किस दिशा में जाते हैं, तस्वीर कहां जाती है। आपको बता दें कि शहला रशीद जो कि जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं, उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं शहला रशीद के ऊपर कि वो कश्मीर में हालात बिगाड़ने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और 3 पेज की चिट्ठी लिखी है डीजीपी को, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि आखिर उन्होंने कब कब घर में क्या महसूस किया। हालांकि शहला रशीद ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। अपने ट्विटर प्रोफाइल पर उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में यह लिखा है कि कैसे उनके पिता, उनकी मां और उनके साथ में बुरा बर्ताव करते रहे, जो मामला अदालत तक भी गया। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर आप सुन लीजिए पिता के आरोप क्या है। जो मैंने रिफ्यूज किया, मैंने कहा नहीं हमें उधर शादी नहीं करनी है इसकी, तो मैं घर में ही बैठा रहा। उसके बाद ये अचानक छोड़कर आ गई और कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद गई। आपको क्या लगता है कि ये पैसा हिंदुस्तान से ही आता है कि हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज किया, मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बताऊं। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि फंडिंग जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। इतना सारा पता नहीं है, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकल आएगा। हमारे साथ एक्टिविस्ट सायरा शाह हालिम मौजूद हैं और प्रोफेसर संगीत रागी भी मौजूद हैं। सायरा जी, जो बात देखिए पिता कह रहे हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, पिता भी अगर ये बात कह रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ महसूस किया होगा, तभी ये कह रहे हैं ना। क्योंकि देखिए आज की तारीख में शहला रशीद कोई अकेली महिला नहीं है, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने संगठन उनके साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। देखिए क्या है, ये पारिवारिक मामला को एक पॉलिटिकल मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पे कितने लोग विच हंटिंग और मीडिया ट्रायल्स के शिकार रह चुके हैं। स्पेशली ये जो आरोप लगते हैं ये कट्टर पंथी लोगों से, तो ये एलिगेशंस लगते हैं। अभी आपने देखा है सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा जो सुसाइड केस था, ये ट्रायल बाय मीडिया था। अभी पता चला कि कोई भी सब किसी पे भी कसूर, किसी पे भी एलिगेशन। सायरा जी, जो आरोप नहीं, आप कंप्लीट करिएगा, मैं सवाल को थोड़ा क्लियर कर रही हूँ, मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ आपके लिए। सुनिए सायरा जी, मैं क्लियर कर रही हूँ सवाल को, आप उस लाइन पर जवाब दीजिए। सवाल ये है आपसे, सुनिए ना, अरे सायरा जी सुनिए तो सही। ये आरोप जो लगाए हैं वो शहला रशीद के पिता ने लगाए हैं, किसी तीसरे, चौथे, 5वें व्यक्ति ने, सरकार ने, राइट विंग ने, किसी और ने नहीं लगाए, पिता ने लगाए हैं। और मैं ये कह रही हूं कि पिता भी तो ये बात समझते हैं कि जब वो देशद्रोह जैसे आरोप अगर बेटी के ऊपर लगा रहे हैं, तो अगर कल को उनके आरोप सही साबित नहीं होते या उनके पास सबूत नहीं होते, तो एक्शन तो उनके ऊपर भी हो सकता है फिर।
हाँ तो मैं ये बात वही कह रही हूँ कहती ना, आपको। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि उनकी जान पे खतरा है, उनको लग रहा है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस के पास जाए ना, वो मीडिया में आके डर्टी लिनन क्यों धो रहे हैं अपने? अरे चिट्ठी तो वो डीजीपी को लिखी सारी- है ना। अरे मीडिया में DGP खबर को इसलिए आएगी कि लिखी है, डीजीपी को चिट्ठी भेजी तो पहले। साफ है वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को हवा अरे दे रही है। मैडम, चिट्ठी जो है वो डीजीपी साहब को लिखी है, उसके बाद ये खबर बनी है। आप समझिए ना, अगर खत्म करने दीजिए ना। आप देखिए, एक एक लाइन में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं अपनी बात नहीं तो पेश कर पाऊंगी। आप सही बात बोलिए और आप क्लियर बात बोलिए। आप जो नहीं, मैं क्लियर मेरी बात कर रही सुनिए हूं, आप। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, तो आप मुझे खत्म एक लाइन आप बात कंप्लीट करिए आप। लेकिन अब ये जो देखिए- आप ये देखिए ना, चिट्ठी उन्होंने डीजीपी को ही लिखी है ना, तो आप अगर गलत तथ्य देंगी तो मैं आपको टोकूंगी उसके लिए। नहीं, मैं बता रही हूँ 1995 से लेके डोमेस्टिक वायलेंस का ये पता है। उनने अपनी शैला रशीद जी के मैंने जो ट्वीट्स पढ़े उनमें वहां पे साफ साफ लिखा है, उनने अपनी माँ को टॉर्चर किया है, शैला रशीद की बहन को टॉर्चर किया है, और फाइनली अब वो एक मौका मिल रहा है उनको कि मैं जो हूँ फलाने एक पॉलिटिकल पार्टी को तेल मक्खन लगाऊंगा और उल्टा सीधा बोलूंगा मीडिया में जाके, और ये प्राइम टाइम न्यूज बन जाएगा। ये ट्रायल बाय मीडिया चल रहा है। अच्छा। उनको जान पे खतरा है, तो अब मुझे इतनी कॉन्फिडेंट के जम्मू कश्मीर देश की पुलिस सबसे बहुत बड़ी काबिल यूनिवर्सिटी है। से शैला रशीद पढ़ाई कर रही हैं, जेएनयू से, और सोशियोलॉजी की पढ़ाई उन्होंने वहां से की है। इतनी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता बनी वो फिरती हैं, और अपने घर में होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में उन्हें साल 2020 लग जाता है। क्या बात समझा रही हैं आप? ये नहीं, मैं बता रही नहीं, हूँ, अगर उनके घर में personal अत्याचार आपने हुआ, personal issue- उनकी माँ के ऊपर उनके पिता ने हाथ उठाया, इतनी बड़ी वो एक्टिविस्ट हैं, तो ये काम उनके घर से क्यों नहीं शुरू होता? पूरे देश बदलने की बात करती हैं वो, कश्मीर बदलने की बात कर रही हैं वो, तो अपने घर से उन्होंने लड़ाई शुरू क्यों नहीं की? क्यों अपने पिता के खिलाफ खड़ी नहीं हुई? हाँ, तो ये सब मैं बता रही हूँ कि जो निजी मामले होते हैं, बहुत लोग जो है पब्लिक स्फीयर में नहीं देते कि मेरे बाप मुझे पीटते हैं, मेरे बाप मेरी माँ को पीटते हैं, कोई ये पब्लिक डोमेन में रखता है कल इस के तरह की ट्वीट्स बात? की एक लाइन उनकी ये थी, चैरिटी बिगिंस एट होम। कल के ट्वीट में ये लाइन थी। देखिए, कल ही एक के लड़की ट्वीट में की ये लाइन थी, dignity- चैरिटी बिगिंस एट होम। देखिए, एक लड़की अपने लिए की नियम बदल dignity जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी माँ की डिग्निटी, उसकी खुद की डिग्निटी, उसकी बहन की डिग्निटी। अब उनके पिताजी एकदम बेशरम बन के आपको लगता है झूठे नहीं, आपको लगता है कि allegations लगा देश की रहे हैं। अदालत के पास वो ये सवाल लेके जाएंगे कि उनकी माँ के साथ अत्याचार हुआ है, तो इसे संवेदनशीलता के साथ नहीं देखा जाएगा? आपको लगता है कि उस केस में उनके साथ न्याय नहीं होगा? इसका मतलब कोई भी बात जो उनके खिलाफ जाती हो, उसमें वो ये कह देंगे कि यहाँ तो सिस्टम ही ठीक नहीं चल रहा है, किसी चीज पे भरोसा नहीं है। अभी गोदी मीडिया को एक लॉलीपॉप मिल गया नहीं, है। किसी बात पे अब भरोसा नहीं है ना। अगला 2-3 अरे मैडम, किसी बात पे भरोसा नहीं है आप लोगों को, आपको भरोसा ही नहीं है किसी बात पर। पिता ने आरोप लगाया ना, जो आपके ऊपर आरोप लगाएगा वो आपके लिए झूठा हो जाएगा। अरे आप भी तो बताइए ना, आप भी तो बताइए। मैं इन दो केसेस का कंपैरिजन हो सकता है? इन दो केसेस का कंपैरिजन हो सकता है क्या? मैंने आपसे पहला सवाल ये पूछा था, कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैला रशीद चलाती हैं? कौन उनको ये बताता है कि सेना ने 20 लोगों को उठाया है? किस आधार पर वो ये आरोप लगा देती हैं? सवाल नहीं पूछा जाएगा उनसे। नहीं, किस आधार पर ये आरोप लगा देती हैं वो? कैसे उन्होंने कह दिया कि देहरादून में जो है 20 कश्मीरी लड़कियों को जो है लोग बंधक बना रहे हैं? कहां से देखा उन्होंने ये? क्या वो मौजूद थी उस जगह पर? कैसे पता है उनको ये? उनको ये बताने वाला कौन है? अगर वो देश विरोधी बयान देंगी तो उनसे सवाल हम पूछेंगे। और उनके पिता ने आरोप लगाए हैं, किसी मीडिया ने ये आरोप नहीं लगाया। उनके पिता आरोप लगाने आएंगे तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे उनसे। उनके पिता के साथ उनके जो निजी संबंध ठीक नहीं है, ये अभी पूरी दुनिया हमें ये हम निजी संबंधों पर बात नहीं कर रहे हैं। उनके पिता पैनल पर बैठे थे, मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा था कि उनके निजी संबंध जो हैं वो ठीक उनके नहीं है। निजी संबंधों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर पिता ने देखा है कि 3 करोड़ की फंडिंग हो रही है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बात ये हो रही है, लेकिन आप डिफेंड किस आधार पर कर रही हैं ये देखिए। अरे आपका कम से कम अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा ना शैला रशीद को। तो करिए। ठीक है, संगीत आपको रागी इतना साहब, शक है, देखिए अगर आप ही जो दूरी तस्वीर बन यहाँ पर रहे हैं, उभरती है, ठीक है संगीत रागी साहब, जो ये आरोप लग रहे थे कि पैसा देकर विदेशी फंडिंग के आधार पर कश्मीर की जमीन में वापस अलगाववाद की आंधी को सुलगाया जाए, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो क्यों नहीं फिर इस मामले को जोड़कर देखा जाएगा? देखिए, आपके पैनलिस्ट ने आपके किसी भी सवाल का सीधा उत्तर नहीं दिया। ले दे करके बात ये आई कि ये घर का मामला है, पारिवारिक मामला है,
और इसे पब्लिक में, जिसको कहते हैं पब्लिक में उजागर नहीं करना चाहिए था। ये एक बहुत गलत बात है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला अपनी जगह है, उस पर सरकार या जो भी जो एजेंसी है उस पर काम करेंगी। ये मामला भी जुडिशरी में जाएगा। लेकिन ये बड़ा आसान काम होता है, चूंकि पिता एक डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनके सारे आरोप खारिज कर दिए जाते हैं। यदि आप खारिज करने जाएंगे तो फिर शैला रशीद के जो पीछे के बैकग्राउंड है उनको भी जोड़ करके देखना पड़ेगा। जेएनयू के अंदर भारत विरोधी नारे का नेतृत्व उन्होंने किया। आपने देहरादून की बात की, सीएए को आप देख लीजिए, कश्मीर के अंदर एक के बाद एक ट्वीट, फिर उसके बाद उनके संबंधों को देख लीजिए, वो किनके साथ संबंध रहे। जो इंजीनियर राशिद है उनके बारे में सब कोई जानता है, हमने आपके टेलीविजन पर भी कई बार उनके साथ हम लोगों ने डिबेट किया है। वो किस प्रकार से भारत विरोधी आग उगलते हैं ये सबको मालूम है। तो ऐसी स्थितियों में, और ये भी सबको पता है कि आईएसआई हवाला के माध्यम से पैसा कश्मीर में उड़ेल रही है, ताकि वहां पर फिर से जो 5 अगस्त 2019 के बाद से जो वहां पर, मैं एक थोड़ा सा बड़ी पिक्चर की तरफ आपको लेकर जाना चाहती हूँ। वो बड़ी पिक्चर ये कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरह की गतिविधियां हुई, अगर बीते महीने भी देखा जाए, जो गुपकार गैंग जिस तरह से एक्टिव हुआ है, चुनौती यहां पर यह दिखाई देती है कि एक तरफ तो जो भरमाया जा रहा है वहां की जनता को या प्रयास होते हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग जो वाकई अगर सही दिशा में काम करें तो कश्मीर का भविष्य, वहां की हकीकत, वहां की जमीन, वहां पर स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अगर इस तरह के लोग वाकई ऐसी विदेशी फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है, अगर वाकई ऐसा है तो यह तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आप ऐसे हालात को कैसे काबू करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार इन सारी चुनौतियों से ही निपट रही है। कश्मीर के अंदर कोई एक नहीं है, कम से कम 67 ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे मोटे, कोई डॉर्मेंट हैं, कोई बहुत एक्टिव हैं, और ऐसे उमर खालिद हैं, शैला रशीद हैं, जेएनयू की एक पूरी ब्रिगेड है। कश्मीर से आने वाले छात्रों का भी एक अपना ब्रिगेड है, जो इस प्रकार की गतिविधियों पर हमेशा सेमिनार करते रहते हैं, हमेशा आंदोलन को हवा देने की कोशिश करते हैं, पैम्पलेट छापते हैं। ये और बात है कि भारत सरकार पहले नहीं काम करती थी, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन पहले नहीं काम करता था। आपने देखा होगा कि विगत 3-4 साल के अंदर उन पर काफी नकेल चढ़ाई गई है। वहाँ के शिक्षक इसमें शामिल होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी अन्य जगहों के शिक्षक इसमें शामिल होते हैं, जो इस आंदोलन को हवा देते हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सारे एक्सट्रीम वामपंथ से जुड़े हुए जो बौद्धिक वर्ग है, ये इनका समर्थन करते हैं। एनजीओ का एक अपना ब्रिगेड है, उनके पास भी पैसा आता है, बाहर की एजेंसी है। भारत सरकार ने बहुत हद तक इस पर नियंत्रण किया है, कानून ला करके किया है, लेकिन फिर भी ये बदस्तूर अभी जारी है। और मुझे लगता है कि यदि पिता ने आरोप लगाया है तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को चाहिए कि इस पर एक एसआईटी गठित करें और इस पर एक इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो वायलेंस का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, वो हम बिल्कुल उससे असहमत हैं, वैसे बिल्कुल ही गलत बात है और उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनका आरोप इससे कम नहीं हो जाता कि शैला रशीद जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, बाहर से उनके पास पैसे आते हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं, लेकिन 5 स्टार कल्चर में जीती हैं। ठीक है सायरा, देखिए, शैला रशीद जो जितना भी पब्लिक डोमेन में नॉलेज आया है, उनने कंप्लेंट करी थी सितंबर में, और ये लोकल जो वहाँ की जो मस्जिद कमेटी है, लोकल मॉस्क की जो कम्युनिटी है, वो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुकी है और वो उनको वार्निंग दे चुकी है उनके पिताजी को, आप जो है ये आप बिहेव करिए अपने आप को। तो वो अभी एक रिवेंज ले रहे हैं मीडिया के दौरान, और हमें भी पता है कि किस तरह से अभी वो रिजीम क्रैकडाउन कर रही है एक्टिविस्ट और इन लोगों पे। तो एक रीजन बन जाएगा हैरेसमेंट, सिटीजन का हैरेसमेंट का एक और रीजन बन जाएगा। तो मेरी दरखास्त है मीडिया ट्रायल ना करें। और आप मीडिया ट्रायल का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन मैं एक बार फिर इस बात को क्लैरिफाई कर रही हूं यहां पर कि पिता ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। अब आप ये समझिए कि अगर एक 3 पेज की चिट्ठी में सिलसिलेवार तरीके से जो बातें पिता ने रखी हैं,
पारिवारिक मामला एक अलग तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जहां तक बात विदेशी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े होने की बात है तो इस पर जांच होनी ही चाहिए, सच सामने आना चाहिए। और ये कोई पहला वक्त नहीं है जब शैला रशीद इस तरह के विवादों से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।